गुड मॉर्निंग क्लास। आज 8 जनवरी है और कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 रूल पढ़े थे। आज भी हम 2 रूल देखेंगे। देखिए पहला रूल क्या है, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़, अगर किसी सब्जेक्ट का सेंटेंस या तो सिंगल इन्फिनेटिव हो या सिंगल जेरेंड हो या सिंगल क्लॉज हो। देखो सिंगल इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, मतलब सिर्फ एक ही इन्फिनेटिव दिया गया हो। एक ही इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई सी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, लेकिन उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा हुआ होना चाहिए, 2। सिर्फ वो एक बार लिखा हुआ हो तो उसे सिंगल इन्फिनेटिव कहेंगे। सिंगल जेरेंड का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस की शुरुआती वर्ब की फोर्थ फॉर्म से हो, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसके अंदर आईएनजी लगा हुआ होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, सिंगल इन्फिनेटिव का मतलब तो क्या हुआ, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगल जेरेंड का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म से हो। एंड सिंगल क्लॉज, या सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, सिंगल क्लॉज से हो। ठीक है, सिंगल क्लॉज से हो। क्लॉज का मतलब क्या होगा कि क्लॉज के अंदर सिर्फ हमारे को सब्जेक्ट दिया हुआ होगा और वर्ब दी हुई होगी, या वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दी हुई होगी। सब्जेक्ट गिवन होगा और वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ, कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, वो क्लॉज कहलाता है। ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा उसमें। समझ रहे हो मेरी बात? सिंगल इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगल जेरेंड का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म से हो। और सिंगल क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दी गई हो। तो अगर सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जेरेंड या सिंगल क्लॉज किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं, और सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, सॉरी, अगर सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जेरेंड या सिंगल क्लॉज किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं, और सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, तो वो सिंगल इन्फिनेटिव, सिंगल जेरेंड या सिंगल क्लॉज एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टू स्विम डैश इज आर अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो स्विम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, स्विम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लिखा हुआ है, टू। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिखा हुआ है तो उसे हम ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। अब देख लो इस पूरे सेंटेंस में और कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दी हुई है, और ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लिखा हुआ है। कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स ये क्या है, सिंगल इन्फिनेटिव। तो जब ये सिंगल इन्फिनेटिव इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इज लिखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, स्विमिंग डैश इज आर ए गुड एक्सरसाइज। अब देखो स्विमिंग क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, और आईएनजी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मैंने आपको क्या बोला है कि अगर सब्जेक्ट की शुरुआत वर्ब की फोर्थ फॉर्म से हो तो उसे हम ग्रामर की भाषा में जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्विमिंग ही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि स्विमिंग के साथ ड्रिंकिंग भी लिखा हुआ है या रनिंग भी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ स्विमिंग लिखा हुआ है। तो यह इस सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इस वजह से हम यहाँ पर भी इज ही उतारेंगे। नेक्स्ट क्या है, वेयर शी गोज। अब देखो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और गो क्या है, वर्ब, गोज क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कोई सी भी फॉर्म गिवन हो, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कोई सी भी फॉर्म गिवन हो और ऑब्जेक्ट गिवन नहीं हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, हम उसे क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पर देखो और कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है, मतलब यह सिंगुलर क्लॉज है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस पर एक एक्सेप्शन है, नोट लिखा हुआ है, बट इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज, अगर आर लिखा हुआ है यहाँ पर, इज होना चाहिए। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डबल इन्फिनेटिव हो, डबल जेरेंड हो या डबल क्लॉज हो, मतलब 2 बार वर्ब की फर्स्ट के फॉर्म के पहले टू लिखा हुआ हो, या सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हो वो उसके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हो, देखो इसको पूरा पढ़ते हैं फिर एक बार में समझ में आ जाएगा आपको ये क्या लिखा हुआ है। बट इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डबल इन्फिनेटिव और डबल जेरेंड्स और डबल क्लोजेज,
विच आर एडजॉइनिंग विद एंड, मतलब अगर डबल इन्फिनेटिव या डबल जेरेंड या डबल क्लॉजेज एंड से जुड़े हुए हों तो उन डबल को दो माना जाएगा और सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। जैसे यहाँ पर देखो, टू रन एंड टू स्विम, देखो टू रन ये पहला इन्फिनेटिव है और टू स्विम, स्विम भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रन भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये दोनों इन्फिनेटिव किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों इन्फिनेटिव ही क्या कर रहे हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं, दो अलग अलग इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जो कि क्या है, आर। नेक्स्ट है रनिंग एंड स्विमिंग। रनिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और स्विमिंग भी क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। किससे जुड़ी हुई है, एंड से जुड़ी हुई है। तो ये भी हमारे लिए प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तब हम यहाँ पर भी क्या उतारेंगे, आर। अब देखो, वॉट वी से एंड वॉट वी डू, वी हमारा सब्जेक्ट है और से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी हमारा सब्जेक्ट है, डू हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर दो क्लोज हैं, एक तो ये वाला क्लोज है और एक ये वाला क्लोज है। ये दोनों क्लोज मिलकर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट कैसा बन रहे हैं, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी, आर। तो ये हमारा पहला वाला रूल है आज का, ठीक है। और अब हम दूसरा वाला रूल देख रहे हैं आज का। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द plural noun is used after a cardinal adjective 1 2 3 4 etc, and if the plural noun is aware of a certain amount, a certain weight, a certain distance and a certain height, then the singular verb is used with it। मतलब ये क्या है कि एक कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद में, एक कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद में, कार्डिनल एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्डिनल एडजेक्टिव होगा। तो अगर एक कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद में प्लूरल नाउन दिया गया है और वो प्लूरल नाउन एक निश्चित रकम, एक निश्चित वजन, एक निश्चित दूरी या एक निश्चित ऊंचाई को बता रहा है। एक कार्डिनल एडजेक्टिव दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, और इस कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई प्लूरल नाउन दिया गया है, ठीक है, और अगर ये सेंटेंस का सेंस किसी निश्चित रकम, किसी निश्चित दूरी, किसी निश्चित ऊंचाई या किसी वजन को बता रहा है, तो हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानेंगे और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जैसे 5 रुपीज़ डैश इज आर ए वेरी स्मॉल अमाउंट। अब देखो 5 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 5, और उसके बाद में रुपीज़ लिखा हुआ है, उसके बाद में रुपीज़ लिखा हुआ है, उसके बाद में रुपीज़ लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब, उसके बाद में रुपीज़ लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब, उसके बाद में रुपीज़ लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ लिखा हुआ है, एक प्लूरल वर्ब, जो कि रुपीज़ क्या है, हमारी प्लूरल वर्ब है, और इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, जो कि कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो 5 हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव और उसके बाद में एक प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये एक निश्चित रकम को बता रहे हैं, 5 रुपए को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अब एक और देखो 40 किलोमीटर्स, ऐसा रूल हमने पहले भी किया है, 40 किलोमीटर्स। अब देखो 40 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, और किलोमीटर्स प्लूरल नाउन है, तो ये एक निश्चित दूरी को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसे सिंगुलर ही मानेंगे, इज। लेकिन इस पर एक नोट है, बट इफ द प्लूरल नाउन यूज्ड आफ्टर द कार्डिनल एडजेक्टिव्स is to be understood by different units or to be understood by different units, it is considered plural and with it the verb of plural is used। देखो ये क्या कह रहा है, लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट्स का बोध हो या अलग अलग यूनिट्स का बोध कराना हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ डैश इज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब 50 रुपए विद्यार्थियों में बांटने हैं। अब देखो विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। तो हम यहाँ पर क्या उतारेंगे, आर उतारेंगे। तो क्लास आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक में उतार लीजिए। पहला ये वाला था, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है आपको पहले, फिर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए,
और फिर ये वाला लीजिए। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।